हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है भूमिक दीवान और मैं आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हमने दो रिकॉर्डिंग्स कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमारी रेशियो की पी वाई क्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे कि आज लास्ट क्लास रखते हैं उसकी, जिसमें हम रेशियो के जितने पी वाई क्यूज़ हम कवर कर सकते हैं उससे ज़्यादा कवर कर लेंगे। और बाकी जो है आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे फिर हम लोग। आज की क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन बैचेस की डेट्स बहुत जल्दी आ रही हैं। 5 जैन से हमारे बैचेस की स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप अभी से एनरोल करवा सकते हैं। और बाकी जो भी उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप हमारे साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर टीचर्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपको स्ट्रैटेजी डिस्कशन के लिए भी आपको मतलब मेंटर्स दिए जाएंगे, जो आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि एग्जाम को अप्रोच कैसे किया जाता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम 11th क्वेश्चन तक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया हमारे को कि 5 years अगो राम वॉज 3 times एज ओल्ड एज श्याम। यानी कि 5 साल पहले जो राम की एज थी वो शाम की एज के 3 गुना थी। तो मैंने बस एक लाइन पढ़ी, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, उससे मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो डिराइव कर सकता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है, मैंने निकाली। और उसके लिए मैंने कुछ एक करके देख लेते कि स्टेटमेंट बन जाए, कुछ रेशियो निकल जाए मान ले। तो हम बेसिकली एक लाइन पढ़ी, हमने उससे इन्फॉर्मेशन डिराइव करी। इसमें बोला क्या गया कि जो राम की एज थी वो 3 times थी शाम की एज की। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया कि राम की एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ शाम की एज। तो बस यहाँ से एस नीचे आ सकता है, यानी कि राम इज टू शाम की एज हमारे पास आ गई 3:1। ये है हमारे पास 5 साल पहले की। अब बोला जा रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद राम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। यानी कि राम की जो एज हो जाएगी वो ट्वाइस ओल्ड हो जाएगी शाम के। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन हमारे को मिली हमने निकाला उससे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एस को नीचे ले आया, यहाँ पे हमारे पे एक और रेशियो बन गई। हमारे पास दो रेशियोज बन गई, एक रेशियो ये रही, दूसरी रेशियो ये रही। इसको हमने एक जगह पे लिख लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया कि एक एज है राम की, राम इस टू शाम की एज लिख लिया। पहले लिखा हमने 5 years अगो का डेटा कि 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले, अभी 2022 चल रहा है तो अब से 5 साल पहले क्या रहा होगा, 2017। तो यानी 2017 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी 5 years अगो का डेटा है हमारे पास। ये हमारे पास 2017 का डेटा है। डेटा आपके पास क्या था, 3:1 आई थी हमारे पास। ठीक है। और अब से 4 साल बाद, अभी 2022 चल रहा है, अब से 4 साल बाद आपके पास क्या होगा, 2026। तो यानी कि 2026 का डेटा दे रखा है, यानी कि अब से 4 साल बाद आपके पास हो जाएगा आफ्टर 4 years। यानी 2026 का डेटा दे रखा है आपके पास। रेशियो क्या है हमारे पास, 2:1। तो अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो एजेस होती है वो दो लोगों के बीच में हमेशा सेम रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा, जैसे अभी मान लेते कि दो लोगों के बीच का एज का डिफरेंस अगर 6 साल है फिलहाल के लिए, तो बाद में वो 6 साल ही रहेगा, एज गैप चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि अभी राम 3 साल का है, श्याम 1 साल का है। एज गैप कितना है, डिफरेंस कितने का है, 3 - 1 2, 2 साल का गैप है। और बाद में जो है राम 2 साल का होगा, शाम 1 साल का, डिफरेंस कितने का हो जाए, 1 साल। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप खुद एक चीज़ सोच के देखिए कि कोई लोग हैं जिनकी एज के बीच में अभी 2 साल का डिफरेंस है, बाद में भी 2 साल का ही रहेगा, चाहे 10 साल बाद देख लो चाहे 20 साल बाद देख लो, डिफरेंस कभी भी मतलब डिफरेंट नहीं होता। तो मैंने देखा यहाँ पे कि डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, तो मैंने डिफरेंस को सेम बना लिया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। नई रेशियोज आ गई हमारे पास। पुरानी वाली रेशियो को हम इरेज कर सकते हैं, या फिर मैं साफ तरीके से यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ कि ये 3:1 है। और यहाँ पे हमारे पास नई रेशियो आई है 4:2। अब मैं चेक करूंगा वर्टिकली कि वर्टिकली कितना गैप आ रहा है। ये 2017 का डेटा है, 2026 का डेटा, यानी कि 2017 में राम जो था वो 3 साल का था, अब वो 4 साल का हो जाए। कितने साल का गैप आ रहा है, सिर्फ 1 साल का गैप आ रहा है। लेकिन डेटा तो हमारे पास ज्यादा का होना चाहिए, यानी कि 2026 में से अगर 2017 आप माइनस करोगे तो आपके पास 9 साल आ जाएगा, यानी 5 साल पहले के 4 साल बाद के टोटल कितने साल हो गए, 9 साल। लेकिन हमारा गैप कितने का आ रहा है, 1 का। यहाँ पे भी गैप कितने का आ रहा है, 1 का। होना कितने चाहिए था, 9 का। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 9। अब हमारे को निकालना क्या है, हमारे को बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम की प्रेजेंट एज बतानी है। राम की हमारे पास एज की रेशियो है एक, ये है हमारे पास 2017 का डेटा है हमारे पास। मैंने 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 हो गया 27। यानी कि जो राम था वो 2017 में 27 साल का था। तो अब 5 साल बाद यानी 2022 में कितने साल का हो जाएगा, 2022 में 5 साल ऐड कर दो, यानी कि आप अगर इसे 5 ऐड कर दो हो जाएगा 32 साल। यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी इज राइट। तो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या किया, हमने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते चले।
क्वेश्चन में जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी हम डिराइव करते गए, उससे हमने कुछ रेशियोज निकाली अपने लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट था कि राम की एज जो है 3 गुना है शाम की एज, तो मैंने यहाँ से डिराइव किया राम की एज और शाम की एज की एक रेशियो आ गई 3:1। दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, उससे एक रेशियो आ गई 2:1। मैंने सारे डेटा को एक जगह पे लिख लिया कि 5 साल पहले की एज है, ये 4 साल बाद की एज है, मेरे पास रेशियोज आ गई हमारे पास। फिर मैंने देखा हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कि डिफरेंस जो होता है सेम होना चाहिए। मैंने देखा पहले 3 साल का था, बाद में एक, मतलब कि राम 3 साल का था और शाम 1 साल का था, डिफरेंस 2 साल का था, बाद में डिफरेंस 1 साल का हो रहा है, यानी कि गलत है। तो डिफरेंस को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, मेरे को दोनों जगह पे 2 चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास नई रेशियोज आ गई। उसके बाद मैंने वर्टिकली डिफरेंस चेक किया, वर्टिकली देखा कि मैंने अभी राम 3 साल का है, बाद में सिर्फ 4 साल का हो रहा है, 1 साल बढ़ रहा है। शाम अभी 1 साल का है, बाद में 2 साल का हो जाएगा, 1 साल बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए, 9 साल, क्योंकि अभी 2022 से 2017 तक के 5 साल, फिर 2022 से 2026 तक के 4 साल, 5 + 4 9, तो होने कितने चाहिए थे, 9 साल का गैप होना चाहिए था। तो हमारे को 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, उस 1 यूनिट की वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया, हमने आंसर निकाल लिया। आई होप कि आपको समझ आया। अगर कोई इशू रहता है, अगर कोई डाउट रहता है, सो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आप, मैं कोशिश करूंगा आपकी एक बार आप रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया हमारे पास कि एक ऑफिस है, एक जगह है जहाँ पे लोग काम करते हैं, ऑफिस है एक, वहाँ पे बोला जा रहा है कि 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन आर हैव चिल्ड्रन। तो ऐसे कुछ करके डेटा दे रखा है, मेरे पास कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसा कुछ नंबर मान लेता हूँ जिससे मेरा जो 1/3 जैसे जब मैं करूँगा तो मेरा नंबर ईजिली कट सके। तो मैं लेट कर लेता हूँ, या तो मैं 9 मान लेता हूँ या मैं 90 मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 1/3 करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 90 था, कि लेट कर लिया मैंने, पहले जो लोग थे टोटल वर्कर्स जो एक ऑफिस में काम करे वो है टोटल, ये 90 हो गया। ठीक है, इसमें से बोला जा रहा है कि 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, इसका 1/3, इसका 1/3 हमारे पास, यानी 1/3 ऑफ 90, 1/3 ऑफ 90 इज 30, ये मेरे पास विमेन है। बाकी रिमेनिंग मैन होंगे, यानी 2/3 जो होगा 90 का वो मेरे पास विमेन हो जाएगा, यानी ये मैन हो जाएंगे, यानी कि 60 मैन है। एक ऑफिस है जिसके अंदर टोटल 90 लोग हैं, 30 मैन है, 60, ओ सॉरी 30 वुमेन है, 60 आपके पास मैन है। अब आगे डेटा क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड, आधी औरतें जो हैं शादीशुदा हैं, यानी कि इसका हाफ, इसका हाफ मेरे को इजी करना आता है कि 30 है, 30 का हाफ कितना हो गया 15, ये मैरिड है, यानी बाकी जो होंगी 15 अनमैरिड होंगी। ठीक है, ये अनमैरिड का डेटा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, और भी एक डेटा दे रखा है कि आपको 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, यानी कि जो उनकी शादी भी हो रखी है उसमें से 1/3 के बच्चे हैं, यानी उनके पास बच्चा है। तो 1/3 का इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 ऑफ 15 आपके पास आ जाएगा 5, बाकी रिमेनिंग, यानी इनके पास चिल्ड्रन है, इनके पास नहीं है। ठीक है, नो चिल्ड्रन, नो चाइल्ड, तो यानी 5 है, 10 नहीं है। फिर उसके वहाँ पे मेन में आगे डेटा दे रखा है, इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड, यानी जो 60 लोग हैं, 60 आदमी हैं, इसमें से 3/4 आपके पास मैरिड है, इसका 3/4, 3/4 ऑफ 60 करा तो मेरे पास आ जाएगा 45, ये मैरिड है, यानी रिमेनिंग अनमैरिड हो जाएंगे, ये अनमैरिड हो गए। ठीक है, ये मैरिड का डेटा हो गया मेरे पास। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है आपके पास कि 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन, मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन, जो मेन है, जो शादीशुदा आदमी है उसके भी 1/3 के चिल्ड्रन है, यानी इसका 1/3 का बच्चे हैं, बाकी 1/3 के नहीं है, बाकी 2/3 के नहीं है, तो 1/3 इसका निकाला मैंने, इसका 1/3 हो जाएगा 15, इनके चिल्ड्रन है, इनका चाइल्ड है, और बाकी जो रिमेनिंग 30 बचेंगे नो चाइल्ड। ठीक है, तो मैंने डेटा निकाल लिया। मैंने ऐसा ये 90 नंबर क्यों माना है, 90 मानने का मेन रीजन मेरे पास ये है कि आपके पास एक तो पॉइंट्स में डेटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने कभी आधा आदमी या आधी औरत जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, या तो पूरा होगा, तो मेरे को ऐसा कोई नंबर लेट करना है जो मेरे लिए ईजिली बन सके। तो 3 है, 1/3 दे रखा क्वेश्चन में बहुत बारी, तो यानी 3 से ऐसा कोई नंबर, तो मैंने क्या किया 3 का स्क्वायर कर लिया, 9 कर लिया। अब 9 कर लिया तो 9 के बाद भी अगर मैं डेटा निकालने जाऊंगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं पॉइंट में स्टक हो जाऊं मैं, तो इसलिए मैंने उससे बेटर क्या कर दिया, मैंने उसके आगे एक जीरो लगा दिया, 90 मान लिया मैंने कि 90 थे, उसमें से 1/3 विमेन है, 90 में का 1/3 निकाला, 30 विमेन है, तो बाकी रिमेनिंग मैन हो गए, 30 विमेन 60 मैन। अब जो विमेन है उसमें से कह रहा है कि हाफ मैरिड है, हाफ अनमैरिड है, 30 का हाफ 15 मैरिड, बाकी अनमैरिड। फिर उसमें मैरिड में से ही बोल रहा है कि 1/3 के पास चिल्ड्रन है, मैंने 1/3 निकाल लिया, बाकी बस चिल्ड्रन नहीं है। फिर ऐसे मेन का डेटा निकाला मैंने, मेन में मेरे को 60 पता था मेन है, उसमें 3/4 बोला जा रहा है मैरिड है, मैंने 3/4 निकाल लिया, बाकी रिमेनिंग अनमैरिड हो गए। फिर जो मैरिड आए हैं मेरे पास, मैरिड मैन है, उसमें से भी क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 1/3 के पास चिल्ड्रन है, बाकी के पास नहीं है,
मैंने कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया, रेशियो ऑफ मैरिड वुमेन टू मैरिड मैन। मेरे को रेशियो निकालनी मैरिड वुमेन, ये मैरिड वुमेन है यानी 15, टू मैरिड मैन कौन सा है हमारे पास, ये वाले हैं 45, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो हमने डेटा को इस तरीके से फ्लो चार्ट एक बना लिया कि मुझे पता चल गया क्वेश्चन को इस तरीके से फ्लो कर रहा है। डेटा सारा मैंने डायग्राम बना लिया, कुछ भी मांगा जाए मैं ले सकता हूँ। क्वेश्चन में से मांगा गया मैरिड वुमेन एंड मैरिड मैन, मैरिड वुमेन 15 है, मैरिड मैन 45 है, मैंने रेशियो निकाली, 15 के टेबल में कटता है इजीली, 1:3 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ पे भी समझ आया होगा, कोई इशू नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था, सो आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इनकम होती है हमारे पास, जो आय हम कमाते हैं उसमें से ही हमारी सेविंग्स भी निकलती है और उसी में से हमारे खर्चे भी निकलते हैं, ये प्लस हो जाते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना हम कमाएंगे उतने में ही हमारी जो सेविंग्स होंगी, हमारी बचत भी वहीं से निकाल पाएंगे, हम अपने खर्चे भी वहीं से निकाल पाएंगे, तो टोटल हमारी इनकम हो जाती है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एनुअल इनकम से ऑफ 2% आर इन द रेशियो 9:7। दो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम दे रखी है इस रेशियो में, यानी कि मैंने मान लिया कि एक आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी, इनकी इनकम की रेशियो दे रखी है, इनकम की रेशियो दे रखी है 9:7। ठीक है, और उनके एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है आपके पास 4:3। अब क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि दोनों जो है 2,000 रुपये बचा रहे हैं अपने साल का, यानी कि जितना भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन 2,000 रुपये जो है एग्जैक्ट वैल्यू हमारे को दे दी कि 2,000 रुपये बचा रहे हैं। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन एक बार लास्ट टाइम भी करवाया था, बट स्टिल हमें क्वेश्चन आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ को एक्स मान लो, मैंने इनकम को एक्स मान लिया। इनकम एक्स माना कि ए की इनकम माइनस ए की सेविंग्स 2,000, फिर ऐसे बी की इनकम 7x माइनस बी की सेविंग्स इज इक्वल टू में उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो, यानी कि बेसिकली क्या किया मैंने कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। इस फॉर्मूले से मैं बता सकता हूँ कि इनकम जो होता है उसमें सेविंग्स भी होती है हमारी, एक्सपेंडिचर भी होता है। सेविंग्स को उठा के मैं इधर ले आया, तो यानी कि इनकम माइनस सेविंग्स हमारे एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। इनकम माइनस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर की जो रेशियो लिखी है उसको एज इट इज हमने लिख दिया। बस अब हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे, 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, ये 3 यहाँ पर आ गया, यानी कि 9x माइनस 2,000, और इधर को यहाँ पे आ जाएगा आपके 4 × 7x माइनस 2,000। इस तरीके से जब यहाँ पे 3 अंदर चला जाएगा वहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27x माइनस 6,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 28x माइनस 8,000। आई होप तक यहाँ तक कोई दिक्कत रही नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 28 बड़ा है, यहाँ पे 27 छोटा नंबर है, बड़े बड़े नंबर को उधर ले जाओ, 28x माइनस 27x हो जाएगा, और ये 8,000 नेगेटिव का यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। तो 8,000 जब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 8,000 प्लस का माइनस 6,000। तो जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा 28x माइनस 27x, मेरे पास x आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 2,000, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2,000। एक बार x की वैल्यू आगे मुझे निकालना था व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एनुअल इनकम्स। बस इसको अगर मैं या तो 2,000 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं फिर डिफरेंस ले लूं, या फिर डायरेक्टली डिफरेंस लेकर उसको 2,000 से मल्टीप्लाई कर दूं। 9x माइनस 7x कितना हो जाता है हमारे पास 2x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली 2,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास उनके डिफरेंस 4,000। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। या फिर मैं क्या करता, जो मेरी एक्स की वैल्यू आई है मैं दोनों जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करता, ए की इनकम निकालता, बी की इनकम निकालता, फिर डिफरेंस लेता। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने डायरेक्टली, मेरे को डिफरेंस ही चाहिए, मैंने डायरेक्टली डिफरेंस ले लिया और वहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें, बट हमारी अप्रोच ये रहती है कि हमारे को थोड़ा सा एक फास्ट मेथड, एक स्मार्ट अप्रोच पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके पास ऑब्वियसली टाइम कम होता है, टाइम के साथ बाउंडेशंस रहती है आपके पास। सो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा जल्दी सॉल्व हो सके। तो जो भी था हमने इस तरीके से कर लिया, इनकम सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, फॉर्मुला लगाया, जो रेशियोज दे रखी थी हमने उसका यूज़ किया, एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ आया होगा, कोई इशू नहीं रहा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, तो आप हमारी पहली वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, एक मिक्सचर है दूध और पानी का, एक कंटेनर है जिसके अंदर दूध और पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर कंटेनर के अंदर कितना है 30 लीटर है, जिस वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी उस कंटेनर की 30 लीटर्स है। ठीक है, आपको क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। मिल्क और वाटर की रेशियो दे रखी है, मैं एक काम करता हूँ लिख लेता हूँ। मिल्क और वाटर है, इनिशियल रेशियो आपके पास, ये इनिशियल दे रखा है आपके पास 7:3।
ठीक है, मैंने इसका एक काम करता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअल कितना बनाना है कि 30 लीटर्स होना चाहिए। मैंने ऐड करके देखा ये 7 लीटर है, यानी कि पहले जो इनिशियली था 7 लीटर प्लस 3 लीटर कितना हो रहा है हमारे पास, 10 लीटर हो गया टोटल। लेकिन होना कितना चाहिए था, 30 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, यानी 10 लीटर को 30 लीटर कैसे बना सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी। उस 1 यूनिट की वैल्यू से मैंने बाकी सबको ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 21 लीटर और 9 लीटर। ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज थी इनिशियली, कि इनिशियली जो कंटेनर था जिसकी एक रेशियो मेरे को दे रखी थी, मैंने उनको एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया, यानी मुझे पता चल गया कि उसके अंदर 21 लीटर दूध था और 9 लीटर पानी था इनिशियली। अब बोला जा रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2, यानी कि मेरे को कितना उसमें पानी मिलाना चाहिए जिससे मेरी रेशियो ये हो जाए। मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि अगर एक कंटेनर है जिसके अंदर दूध और पानी है, अगर मैं उसके अंदर पानी मिलाऊंगा तो क्या दूध की मात्रा में बदलाव आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि दूध दूध में जुड़ता है, पानी पानी में ऐड होगा। जो दूधिया होता है, जो मिल्कमैन होता है, जो आपके घर पे मिल्क डिलीवर करते हैं या पहले करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो पानी मिला देते थे। पानी मिलाने से उनकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है, दूध थोड़ी बढ़ जाता है, वो तो बस मिक्स हो जाता है, तो मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यानी कि अगर मैं एक वाटर में वाटर मिलाऊंगा, मतलब कि एक मिक्सचर है उसके अंदर पानी मिला दूंगा, तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो यानी कि मेरे पास इनिशियली कितना था, 21 लीटर था और ये 9 लीटर था। अगर मैं पानी ऐड कर दूँ तो दूध तो 21 लीटर ही रहेगा। मेरे पास फाइनल रेशियो क्या दे रखी है आपके पास, 1:2। 21 लीटर था पहले, बाद में एक थोड़ी हो जाएगा, 21 ही रहेगा। तो मैंने इसको 21 करने के लिए क्या करा, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 42। यानी कि दूध पहले भी इतना ही था, दूध बाद में भी इतना। मैंने सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ाई है, पानी पहले इतना था, बाद में पानी इतना हो गया। तो मैंने कितना पानी ऐड किया, 42 माइनस 9 कर सकता हूँ मैं इजिली मिल्क एडेड करके। कि कितना मिल्क ऐड किया मैंने, 42 लीटर पहले, बाद में हुआ, पहले कितना था, 9 लीटर था। तो बस इसको 42 माइनस 9 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 33 लीटर। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। सो जब भी एक कंटेनर होता है तो कंटेनर के अंदर आपके पास एक चीज़ फिक्स रहती है, दूसरी चीज़ वेरिएबल होती है। यानी कि अगर मेरे को पता है कि पहले से दूध इतना था और मैं सिर्फ पानी ऐड कर रहा हूँ तो दूध की मात्रा सेम रहेगी। या फिर जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें अल्कोहल है और वाटर है, तो अगर मैं अल्कोहल ऐड ही नहीं करूंगा तो वाटर, या सिर्फ वाटर वाटर ऐड करूंगा तो अल्कोहल की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, अल्कोहल तो उतना ही रहेगा। यानी एक कंटेनर है जिसके अंदर 30 लीटर में मान लेते हैं, 30 ml मान लेते हैं कि 30 ml अल्कोहल है, बाकी सारा आपका पानी है। तो यानी कि अगर मैं पानी और डाल दूंगा तो अल्कोहल की मात्रा बदलेगी क्या? नहीं बदलती वो। तो यानी कि एक चीज़ चेंज होती है, दूसरी वाली सेम रहती है। तो मैंने क्या किया, मिल्क सेम था, मैंने मिल्क की वैल्यू को सेम कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया। बाद में 42 लीटर हो गया, मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें समझ रही होंगी। कोई भी अगर जैसे डाउट रहता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, सेम तरीके से मिल्क और वाटर का ही है कि 16 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। कि एक कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर 5:3, ये इनिशियल है। ठीक है, जो रेशियो मेरे को दे रखी है, मैंने इसको एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया। इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 लीटर। यानी जो रेशियो दे रखी है, मैंने समझा कि 5 लीटर मिल्क है, 3 लीटर वाटर है, होना कितना होगा टोटल, 8 लीटर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इनिशियली आपके पास 16 लीटर था, तो 8 को 16 कैसे बना सकता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इस 2 से इनको ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि इनिशियली हमारे पास 10 लीटर मिल्क था और 3 लीटर वाटर था। इनिशियल है ये हमारे पास। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला जा रहा है कि हम 4 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं। इफ 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर, अगर मैं 4 लीटर दूध इसमें ऐड करूंगा तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर क्या हो जाएगा नए मिक्सचर के अंदर। यानी कि अगर मैं उसके अंदर कुछ ऐड करूंगा, कितना, 4 लीटर मिल्क ऐड करूंगा, मेरे पास इनिशियली क्वांटिटीज आ गई हैं कि इनिशियली 10 लीटर मिल्क था, और सॉरी ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6। तो यानी कि 10 लीटर मिल्क था, 6 लीटर वाटर था। अगर मैं 4 लीटर मिल्क ऐड कर दूंगा, यानी कि इसमें 4 लीटर मैंने ऐड कर दिया, ये तो एज इट इज रहेगा, तो 6 एज इट इज आ गया, ये 14 हो गया। ये फाइनल है। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे को रेशियो का मतलब क्या होता है कि रेशियो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अभी सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, जो भी होता है कट सकता है। मैं 2 से काट के देखा है, 2 के डेल में 7 पे और ये 2 के डेल में 3 पे। तो ये हमारा आंसर है, इसके बाद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास आंसर है। यानी कि एक कंटेनर था जिसमें हमारे पास इनिशियली एक मिल्क और वाटर दे रखा था 5:3 का, और बोला गया था टोटल कैपेसिटी जो है, यानी मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 16 लीटर है। मैंने ऐड करके देखा, मेरा तो सिर्फ 8 लीटर हो रहा था, होना कितना चाहिए था, 16। तो मैंने यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी मुझे पता चल गया कि इनिशियली 10 लीटर मिल्क था और 6 लीटर वाटर था। बस अब मेरे को बोला कि 4 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, मैं 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया।
आई होप कि चीज़ें समझ आ रही होंगी, कोई इशू नहीं रह रहा होगा। अगर कोई डाउट आपको आ रहे हैं या आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में एनरोल करवा सकते हैं, जिनकी एंट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो आप एनरोल करवा सकते हैं, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट हैं, तो अगर आप करवाएंगे तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिए ताकि आपको कोई इशू ना आए बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5, यानी कि दो लोग हैं ए और बी जिनकी एजेस का रेशियो दे रखा है हमारे पास 2:5, एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी इज 3:4। हमारे को बताना है ए बी सी तीनों की रेशियो कितनी होगी, यानी कि एक एजेस का रेशियो दे रखा है 2:5, ये दे रखा है हमारे को। उसके बाद और क्या बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी, ये हमारे को बोला हुआ है 3:4, ये दे रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। ये हमारे पास आता है कंबाइंड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। कंबाइंड रिलेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मुझे पता है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मतलब कि बी है, दोनों में सेम है, यानी कि ऐसा मैं बोल लेता हूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों में वेरिएबल सेम है, बी है, लेकिन इसकी वैल्यू दोनों जगह पे अलग है। तो यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को एक कॉमन रेशियो चाहिए तो दोनों जगह वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना होगा। सेम कैसे कर सकता हूँ, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर आप उल्टा इन कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे एरोस बना लीजिए उल्टा इन बना के, जहां जहां एरो जाएगा वहां वह नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी कंबाइंड वाली रेशियो ए बी सी। क्या रेशियो आएगी, पहले 2 से 3 की तरफ जा रहा है यानी कि 6, फिर 3 से 5 की तरफ जा रहा है यानी कि 5 3 15, फिर 5 से 4 की तरफ आ रहा है यानी कि 20। बस इतना ही था आंसर हमारे पास, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एजेस का कॉन्सेप्ट नहीं लगना था, एजेस का सिर्फ यूज किया गया कि एजेस दे रखी है ए और बी की और बी और सी की। तो यानी कि आपको बस इतना समझना है कि जब वेरिएबल सेम हो, यानी कि ए बी सी डी कोई भी एक वेरिएबल है जो दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों में अगर आ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू सेम नहीं है तो मुझे वैल्यू को सेम करना है, तभी मेरे पास एक कंबाइंड एक क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा आज हो सकता है कि मैं क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कवर करने हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो रहा हो, बट आपको बस इतना है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ थोड़ी सी तेज हो रही है या फिर कुछ है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशंस का, तो आपको बाद में भी आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक रेशियो दे रखी है x+y अपॉन x-y, इसकी रेशियो दे रखी है और ये बोला जा रहा है कि x और y दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। हमारे को बताना है कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, पहला है कि दोनों पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि एक रेशियो दे रखी है हमारे पास, उसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि x और y की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है। तो हमने स्कूल में पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा, या फिर नेगेटिव से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आता है। अगर प्लस और माइनस या माइनस प्लस इस तरीके से होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, ये रहता है। यानी प्लस और प्लस वाला नंबर होगा, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो आंसर पॉजिटिव देगा। दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव होते हैं तो आंसर आपके पास फिर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपके आंसर हमेशा नेगेटिव ही आते हैं। तो इस इक्वेशन में आपके पास क्या दे रखा है सोल्यूशन में आपके पास कि एक रेशियो है x+y अपॉन में x-y, इसकी रेशियो दे रखी है 3:5। मैंने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ताकि मेरे पास x और y की कुछ वैल्यूज आ सके। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 ऊपर चला गया, यहाँ पे x+y हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × x-y, इस तरीके से हो गया। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 5x + 5y इज इक्वल टू 3x - 3y। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x वाली वैल्यूज को एक साइड रख लेते हैं, y वाली वैल्यूज को एक साइड रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -8y, या फिर x इज इक्वल टू -4y। मेरे पास x की एक वैल्यू आई है जिसमें x नेगेटिव है। तो अब एक चीज़ समझिए कि अगर मैं एक नेगेटिव नंबर को एक दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x और y को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, y तो मेरा पॉजिटिव ही है और x की जगह पे अगर मैं -4y पुट कर दूंगा तो ये तो आंसर मेरे पास नेगेटिव दे देगा। तो यानी कि मेरे पास इसका आंसर क्या होगा, नो रियल सोल्यूशन ऑफ x एंड y एग्जिस्ट, कि कोई रियल सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्योंकि इस केस में क्या होगा, या तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव होने चाहिए थे या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तब आंसर मेरा पॉजिटिव आता। लेकिन ऐसा नहीं है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मेरा आंसर कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो यानी कि कोई रियल सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई होप कि ये भी समझ आया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप यूट्यूब के जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे रिप्लाई करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5।
एक स्कूल है, एक जहाँ पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बॉयज और लड़कियों की रेशियो दे रखी है 7:5 की। उसका क्या बोला जा रहा है कि टोटल स्कूल के अंदर 2400 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बॉयज:गर्ल्स की रेशियो क्या है हमारे पास 7:5। और बोला जा रहा है कि टोटल 2400 स्टूडेंट्स हैं। मैंने टोटल ऐड करके देखा रेशियो में, बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके मैं देख रहा हूँ तो मेरे सिर्फ 12 बच्चे हो रहे हैं, 7 + 5 12। लेकिन होने कितने चाहिए थे 24 स्टूडेंट्स, यानी कि 12 की वैल्यू 24 दे रखी है। तो बस इस तरीके से दे रखा है आपको, 12 यूनिट्स की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2400, एज इट इज रहेगा, 12 नीचे चला गया, इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो ये आ जाएगा 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमारे को निकालना हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितनी लड़कियां हैं उसके अंदर। लड़कियों की रेशियो क्या है हमारे पास 5 है, जो 1 यूनिट की वैल्यू है मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 1000। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रखा था कि बॉयज और गर्ल्स है उसकी रेशियो दे रखी है, और उसके बाद आपको बोला हुआ था कि उनका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2400 है। मैंने ऐड करके देखा मेरे स्टूडेंट सिर्फ 12 बैठ रहे थे, तो मैंने वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 200। उस 1 यूनिट की वैल्यू से जो मुझे फाइंड आउट करना है मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे फाइंड आउट करना गर्ल्स का नंबर, तो गर्ल्स की जो रेशियो थी मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया। होपफुली चीज़ें यहाँ तक क्लियर रह रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोला जा रहा है कि सेक्स रेशियो दे रखी है, इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि एक शहर है जहाँ पे सेक्स रेशियो कैलकुलेट की जाती है कि फीमेल्स और मेल्स के बीच में, तो जितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, कितनी फीमेल्स है 1000 मेल्स के लिए, इस तरीके से कैलकुलेट होती है हमारी सेक्स रेशियो। अब क्या बोला जा रहा है, इन अ प्लेस द टोटल इनहेबिटेंट्स आर 1,93,000, ये हो गया 19,35,000 हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक जगह है, एक शहर है, जैसे अभी गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद में मान लेते हैं कि अभी संख्या जो है टोटल संख्या 19,35,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसमें से 19,35,000 आपके पास फीमेल्स है, यानी कि इतने टोटल है, उसमें से इतनी मेरे पास फीमेल्स है, मुझे उस सेक्स रेशियो बतानी है। तो सेक्स रेशियो आपको डिफाइन किया गया कि सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि बस नंबर ऑफ फीमेल्स हमारे पास कितनी आ गई 935,000 पर 1000 मेल्स, इसको डिवाइड कर तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि सेक्स रेशियो कितनी आ गई उस शहर की 935। बस इतने में ही क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। क्वेश्चन में जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमने देखा, डिराइव किया और उसके आगे हमने सॉल्व कर लिया। हमारे को बस सारी चीज़ें दे रखी थी, हमने कुछ अलग कुछ नहीं किया, कि हमारे को बता दिया कि उसके अंदर 19,35,000 लोग रह रहे हैं, जिसमें से 9,35,000 जो है आपकी औरतें हैं। तो 9,35,000 पर 1000 मेल्स हमारी सेक्स रेशियो निकलती है, 0 से 0 कट के हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारी सेक्स रेशियो है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस पीडीएफ का, ठीक है। सो आज की क्लास को इस क्वेश्चन के बाद हम खत्म कर देंगे। बाकी नेक्स्ट फिर जो चैप्टर होगा मैं सोच रहा हूँ कि परसेंटेज उठा लें, तो नेक्स्ट चैप्टर हम परसेंटेज डिस्कस करेंगे, उसके भी हम PYQs लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आज इसको खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी 2 नंबर्स है, मैंने नंबर माना A और B, इनकी रेशियो दे रखी 2:3। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, उनकी रेशियो हमारे पास 3:4 हो जाएगी, यानी इनिशियल इतना है और फाइनल बोला गया है हमारे पास कि 3:4 हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारे को क्या करना होता है, जब भी ऐसे केसेस दिखे हमारे को लेना है हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, कि अगर डिफरेंस सेम है कि नहीं है। मैंने देखा यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है। डिफरेंस को सेम करने का रीजन ये रहता है ताकि हमारे पास जब वैल्यूज हम ऐड करें तो सेम ही वैल्यू ऐड हो, वरना वेरिएशन आ जाती है तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। हमने देखा हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, वर्टिकल डिफरेंस। मैंने देखा कि पहले 2 था, बाद में 3 हो गया, कितना जुड़ा 1। पहले नंबर 3 था, बाद में 4 हो गया, कितना जुड़ा 1। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि हम 9 नंबर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि होना कितना चाहिए 9 ऐड करना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई हमारे पास। अब हमारे को निकालना है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी बस इनिशियली बोला कि इनिशियली प्रोडक्ट कितना था 2 नंबर्स का। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करो, इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर आंसर लेते, यानी 2:3 की रेशियो 3, 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर लगभग आई थिंक 512 समथिंग आएगा, 8746 नहीं, ये 486 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सो आपके पास क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि इनिशियली रेशियो ये है, फाइनल रेशियो ये दी जा रही है। फिर हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हमने चेक किया, हमने देखा कि डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो मैं डिफरेंस को सेम बनाता। बनाने का रीज़न ये रहता है क्योंकि कभी कभी ये फिर ना नंबर्स हमारे पास वर्टिकल डिफरेंस जब हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर्स अलग अलग आते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो हमारे को पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस सेम करना होता है। मैंने देखा डिफरेंस ऑलरेडी सेम है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया,
मैंने वर्टिकल डिफरेंस लेके देखा कि पहले तो वो नंबर था 2, इनिशियली 2 था, बाद में 3 हो गया। यानी कि एक मान ले तो कंटेनर है जिसका इनिशियली 2 लीटर मिल्क है, बाद में मैंने कुछ ऐड किया या कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो बाद में वो 3 लीटर हो गया। तो सिर्फ 1 लीटर ऐड किया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 लीटर नहीं, आपको 9 लीटर ऐड करना है। तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 9। बस अब आगे मुझे जो निकालना था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मैंने इन दोनों को आपस में पहले इन दोनों को कर दिया, उसके बाद आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 486। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक समझ आई होंगी। तो रेशियो की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है होपफुली यहाँ तक ओवर हो गए हैं। बाकी अगर कुछ आपको डाउट्स रहते हैं तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में एनरोल करवा सकते हैं, जिसकी डेट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 जैन से आ गई हैं। तो अगर आप करवाना चाहते हैं, अभी कुछ सीटें बची हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आप एनरोल करवाइए अपने आप को। तो जो भी डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, हम आपको साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। और साथ में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे। उसके अलावा हमारे टेस्ट वगैरह भी होंगे, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो अगर आप ऑनलाइन में आप चाहेंगे तो ऑनलाइन में वो सेम चीज़ नहीं मिलती है, जबकि ऑफलाइन में वो सेम चीज़ मिल जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको 1-on-1 मेंटरशिप नहीं मिल सकते, टेंशन नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ऐसे एनरोल करके बैठ जाते हैं। बट लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा कि हम आपको 1-to-1 मेंटरशिप दे सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बैचेस में हमारे एनरोल करवा सकते हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ में मतलब जैसे कि हमारी क्लासेस वगैरह कंटिन्यू चलती रहेंगी तो आपको बेनिफिट्स होते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।